हमारा सेकंड चैप्टर है। सो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सो अंडरस्टैंड, इसमें हम लेक्चर के हमारे दो मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें इसमें कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम कवर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एलिमेंट्स को जो बैलेंस शीट में ठीक है इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2 हम लोग इसमें सीखेंगे कि MS एक्सेल में हम लोग जो है बैलेंस शीट को सिंपल फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। सो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स जो है बैलेंस शीट्स के मेन 3 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास एसेट्स आ जाते हैं, नंबर 2 हमारे पास लायबिलिटीज़ होती है, नंबर 3 हमारे पास ओनर्स इक्विटी होती है। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट्स हमारे जो होते हैं वो डेबिट साइड पे होते हैं, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी हमारी क्रेडिट साइड पे होती है। डेबिट साइड जो होती है वो हमारी टी अकाउंट जैसे हम बनाते हैं बिल्कुल टी शेप में, उसमें हमारे पास जो डेबिट साइड होती है वो हमारी होती है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि हम इसको डेबिट को हम लेफ़्ट साइड भी कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो लायबिलिटीज़ ओनर्स इक्विटी है वो हमारे पास क्रेडिट साइड में होती है। क्रेडिट साइड जो होती है वो हमारी होती है राइट हैंड साइड, ठीक है। सो इसमें और ये हमारी हम लोग बनाते हैं स्पेसिफिक डेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी बनती है बैलेंस शीट क्वार्टरली भी बनती है, सेमी एनुअली भी बनती है, और ये हमारी ईयरली भी बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको जो है 2020 में आपको दिसंबर की मिल जाएगी, या फिर आपको सेमी एनुअली मिल जाएगी जून की एंड की 30 जून की मिल जाएगी। सो ये आपके पास इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। सो इट वॉज गिवन एन आइडिया ऑफ वर्ड द कंपनी वर्थ। लेकिन ये हमारे पास जो है ना वो क्या शो करती है, बैलेंस शीट हम बनाने का पर्पज़ क्या है। बैलेंस शीट बनाने का पर्पज़ ये कि वो जो है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अगर कंपनी की जो है ना बैलेंस शीट ना बनी हुई हो या किसी की बैलेंस शीट ना हो तो हम कंपनी में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है या उसमें पैसा डालना है तो वो कैसे मालूम करेगा कि उसे पैसा जो है ना इन्वेस्टमेंट करते हुए उसके एसेट्स की वर्थ क्या है, उसके कंपनी की कितनी एसेट्स हैं, या कंपनी ने कितना किसी से उधार लिया हुआ है। या तो वह बैंक के पास जाएगा कभी पूछने के लिए कि जो है ना उसके पास कंपनी का कितना जो है उसका कितने एसेट्स हैं, कितना उसके पास कैश पड़ा हुआ है, या फिर जो है ना वो लोगों से पूछेगा कि भाई जो है ना उधार कितना लिया हुआ है, या फिर कभी कंपनी से पूछेगा कि उन्होंने जो ओनर्स हैं उन्होंने उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो ये चीज़ जो है काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उसका ईजी फॉर्म ये है कि कंपनी अपनी जो है बैलेंस शीट इशू करती है और वो लोग उससे जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो इजीली इसमें से देख लेते हैं कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, उनकी वर्थ क्या है, लायबिलिटीज़ कितनी है और ओनर्स इक्विटी कितनी है, ठीक है। सो लेट अस लुक एट द टर्म्स इन मोर डिटेल, ठीक है। हम इसको थोड़ी डिटेल में और स्टडी करते हैं। सो इसमें सबसे पहले हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं। Assets are all those things a company owns which are of value to the business। जो कंपनी जो है एसेट्स वो तमाम चीज़ें होती हैं जिनको जो है बिज़नेस जो है वैल्यू करता है, जिसकी बिहाफ पे बिज़नेस जो है लेन देन कर रहा होता है, जो जिनके बिहाफ पे बिज़नेस जो है उनकी वजह से जो है आगे उसमें जो है तरक्की कर रहा होता है या उसमें अपना जो है ना मज़ीद अपना स्टेटस बढ़ा रहा होता है। उसमें से एसेट्स कैन बी टेंजिबल। एसेट्स इसमें टेंजिबल जो होते हैं मतलब कि आप उन्हें छू सकते हैं, आप उन्हें फील कर सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं टेंजिबल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, कंपनी है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल कंपनी है, उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया हुआ है, तो उसमें उसका कंप्यूटर भी होगा जिसमें वो डाटा एंट्री करता होगा, उसके पास जो है कैश भी होगा बैंक में। सो कैश भी आप जो है अपने पास जो आपकी मनी होती है आप उसको टच कर सकते हो, कंप्यूटर भी होता है आप उसको देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, आप उस पर काम भी करते हो। सो ये चीज़ आपके पास क्या होता है, टेंजिबल होती है, जिसको आप टच कर सकते हो, सी कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके पास फिजिकल फॉर्म में होती है। टेंजिबल एसेट्स जो होती हैं लाइक कैश और गुड्स फॉर सेल दैट कैन ईजीली फॉर एग्जाम्पल विद इन एन अकाउंटेबल ईयर। जो आपके जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो आपके पास होते हैं कैश की फॉर्म में होते हैं, गुड्स की फॉर्म में होते हैं जिन्हें आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो उस अकाउंटिंग ईयर में। अकाउंटिंग ईयर आपके पास 1 ईयर का होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने अपना सेट किया हुआ है, मोस्टली तो होता है करंट ईयर हमारे पास जो होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारे जो है ये आपका जो इसमें बजट आता है वहाँ से शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जुलाई
टू आपका नेक्स्ट 30th जून आपके पास एक जो आपका फिजिकल ईयर है जिसको और आपके पास जो है अकाउंटिंग ईयर आपका कंपनी ने अगर सेट किया हुआ है जनवरी टू दिसंबर, 1 जनवरी टू दिसंबर 31, ठीक है। सो ये आपके पास आता है एक साल। तो उस एक साल में जो अपनी कंपनी सेल्स मेक करती है वो भी एक टेंजेबल फॉर्म में ही अपनी जो है चीज़ें बेच रही होती है, प्लस वो है उसमें पैसा भी जो उसको मिल रहा होता है वो भी टेंजेबल फॉर्म में होता है। कन्वर्टेड इनटू कैश आर कॉल्ड करंट एसेट्स, ठीक है। जो जितनी जल्दी एक साल में आपके पास जो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड भी हम लोग कहते हैं विद इन 1 ईयर, जो आपके विद इन 1 ईयर में आप जो है ना कन्वर्ट कर लेते हो चीज़ों को कैश में, उसको हम कहते हैं वो आपके पास कौन सी होते हैं, करंट एसेट्स। वाइल अदर एसेट्स लाइक प्रॉपर्टीज़ और इक्विपमेंट आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, जो आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ या आपके पास इक्विपमेंट है या आपके पास जो है मशीनरी है, ये सब आपके पास क्या आ जाते हैं, ये आपके फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं जिनको आपको बेचने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इसमें आपको मार्केट वैल्यू मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास फिक्स एसेट होती है और इनकी आप जो है इतनी जल्दी आपको इसको अगर आप मार्केट में सेल आउट करेंगे आपको इतना पैसा नहीं मिल सकता विद इन 1 ईयर, ठीक है। सो ये इनकी जो होती है वो ज़्यादा होती है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपने परचेज़ की होते हैं, आपने इनसे बेनिफिट उठाना होता है। एसेट्स कैन बी इंटेंजिबल लाइक फॉर एग्जांपल कॉपीराइट्स जो है या पेटेंट्स जो है वो हमारे पास जो है हमारे एसेट्स हैं, वो भी हमारे पास एसेट्स हैं मगर वो हमारे पास इंटेंजिबल फॉर्म में। कॉपीराइट्स किस में मिलते हैं, कॉपीराइट्स आपके पास बुक्स के होते हैं और पेटेंट्स आपके पास कौन से होते हैं, अगर आपने कोई इन्वेंशन की हुई है या आपकी स्पेशल कोई आपने फार्मूला जनरेट किया हुआ है तो उस पर आपको आपका पेटेंट मिलता है। तो उसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लाइबिलिटीज़ आपके क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ आर ऑल दोज थिंग्स फॉर विच द कंपनी इवेंचुअली नीड्स टू पे। देयर आर टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ को हम ये भी कहते हैं कि वो कंपनी की जिम्मेदारी है, ठीक है। लाइबिलिटी जो होती है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ अ बिज़नेस, यानी कि अगर हम किसी से उधारी पे चीज़ लेते हैं तो हम लोग उसको जो है क्या करते हैं, वो हमारे पास लाइबिलिटी बन जाती है कि हमें उसको पे करना ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ आपके पास क्या आ जाती हैं, नीड टू पे विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। फॉर एग्जाम्पल्स आर आउटस्टैंडिंग रेंट, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। सो यहाँ पे कंपनी के पास जो है करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं, जैसे अगर जो है हमने सेल्स की हैं तो हमने सेल्स की, हमने किसी को जो है ना चीज़ें बेची हैं तो वो हम लोग क्रेडिट पे बेच रहे हैं। अब जिसने ख़रीदी हैं क्रेडिट पे, सो वो जो है पार्टी बी है। सो पार्टी बी अब क्या कर रही है और हम लोग पार्टी ए हैं। सो इसमें जो है हम लोग क्या करें, पार्टी बी जो है वो एक कंपनी है, ठीक है। सो उसमें क्या है कि पार्टी बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विद इन 1 ईयर अकाउंटिंग साइकिल जो में हमें जो है वो क्या करेगी, अकाउंटिंग ईयर में हमारे पास जो है वो चीज़ें कि हमें पेमेंट करेगी, सही है। उसमें हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट भी आ जाता है, मतलब कि अगर हमने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो हमें उसका रेंट भी पे करना है। गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, यानी कि उधारे पे अगर हमने चीज़ ली हुई है तो अगर हम कंपनी हैं और हमने उधारे पे चीज़ ली हुई है तो हमें भी उसके पैसे पे करने हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आपके पास कौन सी होती हैं, आर दोज लाइबिलिटीज़ विच आर नॉट बी पेड विद इन द करंट अकाउंटिंग ईयर, जो एक साल के अंदर अंदर आप उन्हें पे नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स आर लॉन्ग टर्म डेप्ट बैंक लोन। अब ये कैसे होता है कि ये ऐसे होता है कि आपके पास जो है आपने बैंक के पास गए, आपके बैंक में आपके पास जो है ना 2 लाख रुपए पड़े हुए थे, आपको जो है 4 लाख की ज़रूरत थी। आप बैंक के पास गए, आपने उनसे कहा कि मुझे जो है ना 4 लाख की ज़रूरत है, मुझे जो है ना लोन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके तो बैंक में जो है सिर्फ 2 लाख पड़ा हुआ है, सो हम आपको इतना 4 लाख कैसे दे सकते हैं। तो आप उन्हें कहोगे मेरी बैंक पे जो है क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, मेरा बैंक के साथ लेन देन बहुत अच्छा है, सो मुझे जो है आप प्लीज़ लोन दे दें, मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो आप उसमें से ले लीजिएगा। उसमें जो है बैंक से आपने लोन तो ले लिया, आपको मिल गया लोन, लेकिन अब ये है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर जो है आप ये पेमेंट नहीं कर सकते, वो आपको थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, उसको मोर देन जो 1 ईयर जो हमारा अकाउंटिंग ईयर जो करंट अकाउंटिंग ईयर है उसमें आपका वो पूरा नहीं हो सकता।
सो वो आपको जो है टाइम लगेगा मोर देन 1 ईयर, तो वो आपका पास बन जाता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी आपके पास क्या होती है, इज़ बाय डेफिनेशन द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी एंड इट्स लायबिलिटीज़। ओनर इक्विटी इज़ द सम ऑफ 2 पार्ट्स। अच्छा, इसमें ओनर्स इक्विटी के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले है कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल है, दूसरा है रिटेन अर्निंग। ओनर्स इक्विटी हम लोग सिंपल इस टर्म में लेते हैं कि ओनर्स इक्विटी जो है वो पैसा है जो, या वो कैपिटल है जो बिज़नेस में शुरू में ओनर ने इन्वेस्ट किया था। कंट्रीब्यूटेड कैपिटल में हमारे पास जो है इसमें आ जाता है वो पैसा जो ओनर इन्वेस्ट करता है कंपनी में। रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास क्या बनती है, वो अर्निंग बन जाती है जो उसने कंपनी के जो सालाना कमाई हुई है उसमें से उसने जो बाकी ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था वो उसने डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय थोड़ा सा बचा लिया, ठीक है। उस बड़े पैसे को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हुए सेव कर दिए, क्योंकि वो सेव इसलिए करता है कि अगले साल को उसे पता नहीं होता कि अगले साल वो इतना अर्न कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, वो ओनर्स को इतना पे कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, और या फिर वो जो है कहीं बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे इन्वेस्ट करने की, तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से आपकी जो है वर्थ आपके बिज़नेस की इंक्रीज़ होती है। अगर अब वो पैसा सारा का सारा जो है ओनर्स को दे देगा तो इन्वेस्ट क्या करेगा, सेव क्या करेगा। सो बिज़नेस की सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है कि वो ऑन गोइंग होता है, ठीक है। बिज़नेस का जो होता है गोइंग कंसर्न, मतलब कि वो गोइंग जो है ऑन गोइंग उसमें रहता है, मतलब कि प्रोसेस में रहता है। सो यहाँ पे ओनर्स इक्विटी जो होता है वो आपके पास एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। आपके पास ओनर्स इक्विटी जो होता है वो आपका डिफरेंस होता है, जो अगर आप एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो आपके पास ओनर्स इक्विटी निकल आती है, तो वो आपका डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे आपके पास आ गया एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। अब एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट आपके पास जो है वो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी, ठीक है। मोस्ट जो है आपके पास एसेट्स जो होते हैं वो इन होते हैं, लायबिलिटीज़ जो हैं आपके पास जो है वो आउट होती हैं, मतलब कि आपने वो पे करनी ही करनी होती हैं, और इसमें से आपका जो है ना ओनर्स इक्विटी आ जाता है। मोस्ट कॉमनली जो होता है एसेट्स आर ऑन टॉप ऑफ द लायबिलिटीज़। जो आपके कॉमनली क्या होता है, आपके एसेट्स होते हैं वो आपके टॉप पे होते हैं, और जो लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटीज़ होती हैं वो आपके बॉटम पे होती हैं, ठीक है। आप उन्हें नीचे लिखते हो, आपके एसेट्स ऊपर लिखते हो। लेट्स नाउ लुक एट अ बैलेंस शीट, ठीक है। हम उसके बैलेंस शीट पे देखते हैं कि बैलेंस शीट आपकी जो है, सो यहाँ पे एक्सेल शीट में आपको बताया हुआ है कि बैलेंस शीट जो है, सिंपल बैलेंस शीट जो है ना आपकी कैसी होनी चाहिए, और इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको जो है आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एसेट्स में आपके पास जो है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आपके पास पहला एसेट आपका आ जाता है कैश, और कैश इक्विवेलेंट्स आपके पास आ जाते हैं। नंबर 2 आपके पास आ जाता है अकाउंट रिसीवेबल। नंबर 3 आपके पास जो है इन्वेंट्री। ये आपके पास जो है ना ये आपके करंट एसेट्स बन जाता है, और उसमें आपके नंबर 10 पे आपके पास उसने दिया हुआ है कि ये टोटल करंट एसेट्स हैं, ठीक है। उसने अमाउंट तीनों की कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे लिखी हुई है। प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है ये आपके पास जो है ना आपका जो है फिक्स्ड एसेट होता है। जो फिक्स एसेट है उसमें से आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये हम इसको कहते हैं नेट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। जो इसमें सिर्फ इसके पास प्लांट्स एंड इक्विपमेंट है, लेकिन अगर जो है मशीनरी होगी तो उसकी भी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, और अगर इसमें इन्वेंट्री तो आपके पास जो है ना करंट एसेट्स में आ जाती है, इसमें मशीनरी होगी, और इसमें आपके पास अगर इसकी व्हीकल होगी तो वो भी इसमें आ जाती है, उसकी भी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है अगर ये प्लांट एंड इक्विपमेंट की जिस तरीके से है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके उसने जो है ना नेट फिक्स्ड एसेट्स में अमाउंट लिखी हुई है, और इसमें टोटल एसेट्स में इसने करंट एसेट्स को और नेट फिक्स्ड एसेट्स को ऐड अप किया हुआ है। लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी आपके पास जो है सबसे पहले जो है ना आपके पास करंट लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। सो करंट लायबिलिटीज़ में आपके पास आ जाता है अकाउंट्स पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज़,
और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है नंबर 18 पे इसने करंट लाइबिलिटीज़ को टोटल करके लिखा हुआ है, यानी कि अकाउंट्स पेबल को और करंट लाइबिलिटीज़ को एडअप करके लिखा हुआ है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। सो यहाँ पे जो होती हैं उसमें सिर्फ एक ही है। सो उसने यहाँ पे उन सब करंट लाइबिलिटीज़ को प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट को एडअप करके टोटल लाइबिलिटी में लिखा हुआ है। कॉमन स्टॉक जो है आपके पास, और ये कॉमन स्टॉक जो है वो आपके पास जो है कंट्रीब्यूटेड कैपिटल है ऑफ ओनर्स, ठीक है। और रिटेन अर्निंग वो ये मैंने आपको पहले बताया था हमारी सेविंग्स होती हैं। और इसमें से जो है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी इसने कैलकुलेट की हुई, यानी कि कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग। और उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी, तो टोटल लाइबिलिटीज़ को इसने एडअप किया हुआ जो नंबर 28 पे आपके पास, और टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी को, तो ये आपके पास आ गया नंबर 24 पे। अब ये आप देखिए, आज सिंपल बैलेंस शीट आपके पास जो है इज़ दैट व्हाट यू कॉल सिंपल, ठीक है। इसको आप कहते हो कि ये आपके पास जो है ना सिंपल है। ये इतनी छोटी सी हमने सिंपल सी एक्सप्लेन की है। मैंने अभी आपको इसकी तमाम चीज़ों के बारे में बताना है, एक एक स्टेप को कि जो है ना एक एक पॉइंट को कि जो है ना वेरिएबल को कि ये है क्या। एज ऑफन द साइंटिफिक मेथड कैन कम इन हैंड हेयर, ठीक है। यहाँ पे एक साइंटिफिक मेथड है इसको बनाने का, टू प्रीफ्रेज डिवाइड एंड कंकर। हम लोग इसमें डिवाइड एंड कंकर का रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि एसेट्स आपकी कौन सी है, डेबिट साइड पे जाती हैं, लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी आपकी क्रेडिट साइड पे आती है, ठीक है। सो हम इनको सिस्टमेटिक वे में जो है ना एक एक को लेके देखेंगे और इनको हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये होते क्या हैं और इनको हम लोग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है इन्होंने वही चीज़ आगे फिर से एक्सप्लेन की भी है। सो ये आप देखिए, इसमें आपके पास जो है इन्होंने खासा हाईलाइट करके बताया हुआ है कि ये आपके पास जो है टोटल करंट जो है टोटल एसेट्स आपके पास जो हैं और टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी आपके पास, आप चेक करें आपके पास देखें पॉइंट 14 जो आपके पास जो है रो प्लस आपके पास जो 24 रो है वो आपकी जी कॉलम में वो सेम आ रही है, क्योंकि आपकी टोटल एसेट्स जो होती हैं वो इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी होती है, यानी कि आपकी टोटल एसेट्स जो इक्वल्स के साइड पे है प्लस लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी जो इक्वल्स की दूसरी साइड पर है, उन दोनों को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नाउ है हाउ द टॉप एंड बॉटम पार्ट्स बैलेंस। जो हमारे टॉप एंड बॉटम पार्ट्स हैं उनको किस तरह बैलेंस करते हैं। जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है वो इतनी मुश्किल नहीं है बनाना, लेकिन वो ये है कि उसमें एक सेंस होती है उसके डिज़ाइन में, और उसके एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके फाइनेंशियल मॉडलिंग में जिनको हम यूज़ करते हैं ग्रेटर इन्फॉर्मेशन में। अब इनको आइटम्स को हम बैलेंस शीट के 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास क्या होता है। कैश तो हमारे पास होता है जिसको हम सिंपल कहते हैं। आप इन टर्म ऑफ अगर किसी से भी पूछूंगी तो आप ये कहेंगे कि कैश तो हमारे पास मनी होता है, लेकिन कैश को इन अकाउंटिंग क्या कहते हैं, कैश को हम कहते हैं कैश इन हैंड। कैश मनी वो हमारे पास पैसा जो हमारे हाथ में हो, और कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, वो जो हमारे पास जो है हमारे पास पैसे की वर्थ के मुकाबले में हो, और ये हमारे हम लोग कन्वर्ट करवा कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास वो होते हैं जो विद इन 3 मंथ्स जो है हम उसे कन्वर्ट करवा लेते हैं पैसे में दोबारा से, ठीक है। वो हमारे पास सेविंग्स होती हैं, हमारे पास इन द सेविंग्स अकाउंट में हमारे पास जो है ना, या फिर हमें सेविंग्स नेशनल सेविंग्स से हमने जो है ना सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, या फिर हमारे पास जो है ना या फिर डिमांड डिपॉजिट्स हमारे पास कुछ पड़े हुए हैं, ठीक है। वो हमारे पास जो है ना हमारे पास जो सेविंग्स हैं, या फिर हमारे पास कुछ सर्टन इन्वेस्टमेंट्स हमने की हुई हैं जिनको हम 3 मंथ्स में हम लोग जो है वापस कन्वर्ट करवा सकते हैं कैश की फॉर्म में, जो हमारे पास सर्टन मार्केटेबल जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। मार्केट से हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट्स से हमने ली है। सो उसमें हमारे पास जो है ये आपके पास कैश इक्विवेलेंट्स तो आपके पास हाईली लिक्विडेट होती हैं, और ये आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ये आपकी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारी वो होती हैं जिसको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट्स करवा सकते हैं विद इन 3 मंथ्स, ये याद रखिएगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम मनी मार्केट से इक्वल इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया नेशनल
बैंक सेविंग्स जो है ना आपके पास नेशनल सेविंग्स अकाउंट से आपने जो है ना नेशनल सेविंग्स बैंक से आपने कुछ सर्टेन जो है आपने वो लिए हुए हो सेविंग्स जो हैं बॉन्ड्स परचेज़ किए हुए हो, जैसे सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं। और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्या होते हैं? अच्छा, अगर हमने जो है मोस्ट बिजनेसेस डू नॉट इमीडिएटली रिसीव पेमेंट फॉर सम और ऑल ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज दे सेल, assume that payment will indeed be made in the near future. A receivable account is an asset. अच्छा, ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट्स होता है। और ये एसेट क्यों होता है? क्योंकि हमने जो सेल्स की हुई होती हैं, ठीक है, एक बिज़नेस है टेक्सटाइल का हमारा, तो अगर हमने बिज़नेस में हमने कपड़ा बेचा हुआ है तो हमने उसको सेल्स हमने क्रेडिट पे किया हुआ है, ठीक है। तो सब सेल्स जो हमसे कपड़ा ख़रीद के गए हैं, उन्होंने हमसे क्रेडिट पे कपड़ा लिया हुआ है, तो वो हमसे क्या करेंगे कि हम लोग उन्हें जो है ना उधारी पे दे देंगे अच्छी चीज़ें, ठीक है, क्रेडिट पे। तो उस पर वो हमसे ले तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है हम लोग उसको एसेट इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि वो हमारे पास एसेट इसलिए है क्योंकि हमने चीज़ें बेच दी हुई हैं, ठीक है, इतने वर्थ की, और हमें पैसा हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमें मिलना है। सो उसमें हमारे पास जो है कि पैसा हमें कितनी देर में जो है वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो है कैश में कन्वर्ट होता है। वो साइकिल है पूरा 30, 60 और 90 डेज़ का। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कितने दिन में हमारा जो है अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे कैश में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो उधार पे जो लेके गए हैं चीज़ें हमसे, वो हमारे जो है कितने दिनों में हमें पैसा वो उन्होंने हमें देना ही देना है, तो हम लोग उसको अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास आ जाता है। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास आ जाता है हमारे एसेट्स में, क्योंकि हमें पैसा मिलना है, सही है। सो हमने चीज़ें बेच दी हुई हैं और हमें हमारे जो है नियर फ्यूचर में पैसा मिलना ही मिलना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एसेट्स जो टोटल करंट एसेट्स हैं, इन एनी केस ऑफ कोर्स it's just the sum of cash and cash equivalents and account receivable, but there could be many more current items. The total current assets is an important item since it indicate how much money the company has run its business. So यहाँ पे आपके पास जो है करंट एसेट्स में आपके पास हमने अभी देखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को और अकाउंट रिसीवेबल्स को, बट हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे कैश करंट जो है आइटम्स हो सकते हैं इसमें करंट एसेट्स में। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री हमने अभी पीछे चेक किया था बैलेंस शीट में। इन्वेंट्री हमारे पास कैसी आइटम होती है? इन्वेंट्री हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉक होता है। अगर हमारा टेक्सटाइल का बिज़नेस है तो हमारे पास जो है कपड़े का स्टॉक होगा। अगर मेरे पास जो है स्टेशनरी की इन्वेंट्री है तो मेरे पास पेन, पेंसिल्स, कॉपी, बुक्स का जो है स्टॉक्स अवेलेबल होगा। तो दीज आर कॉल्ड इन्वेंट्री, जिसको मैंने बेच कर पैसा कमाना है। सो इन्वेंट्री भी हमारे पास जो होती है, हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास हमारा करंट एसेट्स होता है, क्योंकि ये भी विद इन द अकाउंटिंग साइकिल हमने अकाउंटिंग ईयर बल्कि हमने जो है ना कन्वर्ट करवा लेना होता है कैश में, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का जो है ना थिएटर का बिज़नेस है तो वहाँ पे प्रॉम्स एंड कॉस्ट्यूम्स वगैरह भी उसके जो है आ सकते हैं एसेट्स में, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास करंट एसेट्स में फ़िलहाल 3 ही एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग कंसिडर करते हैं, जो हमारी इन्वेंट्री है, जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। मेनली हमारे पास 3 ही होते हैं। सो ये हमारे पास फिक्स एसेट्स में हमारे पास जो आता है प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो हमने देखा था हमारे फिक्स एसेट्स में जो हमारे पास था, इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस वन यूजुअली विल नीड टू बाय सम इक्विपमेंट even when one is in the service business, like for example machine and computer. The total cost price of the bought equipment is listed in this item. Note the fact that equipment become worthless is accounted for in the next item. जो आपकी जो प्लांट इक्विपमेंट है, इन शॉर्ट हम प्लांट इक्विपमेंट इसको कहते हैं जो हमारे पास जो है इन फिज़िकल या टेंजेबल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जो हम बिज़नेस को रन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी मशीनरी लगी है, मशीनरी भी हमारा इक्विपमेंट है,
और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिज़नेस को रन करने के लिए, ठीक है, बिज़नेस को चलाने के लिए। सो जब बिज़नेस में हम लोग उसको चलाने के लिए, उससे मज़ीद पैसा कमाने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हमारे पास जो है फ़िज़िकल फॉर्म में, टेंजिबल फॉर्म में मौजूद है, प्लस हम उसमें से जो है उसको इस्तेमाल करते हुए उससे पैसा बना रहे हैं और उससे हम लोग जो है उसकी जो है कंप्यूटर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास वो भी आपके पास एक मशीनरी है और आप उससे इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास जो है जो आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस जो होती है, जो आपने बाय की हुई होती है इक्विपमेंट की, वो आपकी लिस्टेड होती है इन दिस आइटम, ठीक है। और ये आपकी ये फर्दर आपकी जो है डेप्रिसिएट होती रहती है। डेप्रिसिएट मतलब जो आपके पास आपकी प्लांट और इक्विपमेंट है, ये आपके पास क्या होता है, ये आपका डेप्रिसिएट हो रहता है फॉर एग्ज़ाम्पल वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे आप उसको इस्तेमाल करते रहते हो, उसकी जो है वर्थ जो है वो गिर रही होती है, ठीक है। वो कुछ वैल्यू जो है उसकी फर्दर जो है वो ख़त्म होती जा रही होती है उसकी यूजेस के साथ साथ। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? अच्छा, नेचुरली when one use equipment it will get old and thus becomes worthless. It is therefore necessary to subtract a certain amount from the original equipment value every year. Since one would like to keep the original value listed above, one needs to accumulate फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन आपके पास ये होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो आपके पास डेप्रिसिएशन तो ये होता है कि आपकी जो है ना वर्थ गिर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक मशीनरी है, उसकी प्राइस जो है 1000 है और इसकी जो है लाइफ है आपके पास आपकी जो मशीनरी की वो 5 ईयर्स है। आप 1000 को डिवाइड करोगे 5 पे, तो आपके पास जो है कितनी अमाउंट आएगी इसकी, आप जो है उसमें से आप इसकी जो है निकालोगे, उसकी लाइफ निकाल लोगे, ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है कि आप उसको फर्दर जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी जो है ना वो फर्दर आपकी कैलकुलेट होती रहती है। डेप्रिसिएशन तो आपकी होती है कि आपकी गिर रही है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 है तो मैं इसको 5 से डिवाइड करती हूँ तो आपके पास आ जाता है 2000। अब 2000 को मैं फर्दर 12 पे डिवाइड करूँगी तो आपको जो है आपकी मंथ की आ जाएगी। अब ये जो 2000 है ये आपकी जो है 5 ईयर्स में जो है ये कवर होगी। सो ये आपकी क्या होगी, पहले साल तो आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी 2000 की। सो अगले साल फिर से ये 2000 होगी। सो उसमें आप एडअप करते हो जाओगे। जब दूसरे साल होगे तो आप 4000 कर लोगे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तीसरे साल आपकी 6000 होगी, चौथे साल आपके पास 8000 हो जाएगी, पाँचवें साल आपकी 5000 हो जाएगी। यानी कि एक मशीनरी जिसको आप यूज़ कर रहे थे 5वें साल उसने अपनी वर्थ पूरी कर ली है। सो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो उसमें कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास पूरी 10,000 कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर्स। सो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्दर कैलकुलेट होती रहती है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो आपका आप सिंपल चार्ज करते हो साल की 2000, वो कैलकुलेट नहीं होती है। और डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप एसेट में से सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है इसीलिए आपको बैलेंस शीट में मिलता है, जिसमें आप मशीनरी में से इसको सब्ट्रैक्ट करते जाओगे विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर करोगे तो 2000 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 10,000 में से तो 6000 रह जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आ जाता है नेट फिक्स एसेट्स। आपके नेट फिक्स एसेट्स में आपके पास कौन से वाले होते हैं? इन दिस केस द नेट फिक्स एसेट्स आर प्लांट्स एंड इक्विपमेंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये आपके मैंने भी बताया कि जो नेट फिक्स एसेट्स होते हैं आपके प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में से आप माइनस करते हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। बट देयर कुड बी मैनी मोर आइटम्स, इसके अलावा बहुत सारे और आइटम्स भी हो सकते हैं। प्लांट्स इक्विपमेंट के अलावा मशीनरी हो गई, कार हो गई, अगर उसका बिज़नेस है तो उसके पास ट्रक है तो वो ट्रक भी जो है उसमें काउंट होगा। नोट दैट हैविंग अ लॉट ऑफ फिक्स एसेट डज नॉट नेसेसरी मीन द कंपनी इज़ रिच। अगर किसी कंपनी के पास बहुत सारे फिक्स एसेट्स हैं उसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी बहुत अमीर है। इसका ये इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़ दैट फिक्स एसेट डू नॉट प्रोवाइड कैश फॉर रनिंग द बिज़नेस। जो फिक्स एसेट है वो आपके पास आपको पैसा नहीं प्रोवाइड करता बिज़नेस को रन करने के लिए।
दिस कुड बी यूज एज कोलेट्रल फॉर आर लोन, ठीक है। वो आपको आप उसको जो है ना एक कोलेट्रल की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो लोन को, बिज़नेस बैंक से लोन लेने के लिए। लेकिन आप उसे यानी कि गिरवी रख सकते हो अपने प्लांट को, कि मैं अपने जो है ना इस जो मेरे पास जो है बिल्डिंग है मेरे पास, मैं इस पे जो है प्लांट है मेरे पास जिसमें मैं काम करता हूँ, मेरा अपना बिज़नेस रन कर रहा हूँ, मैं इस पे जो है ना लोन ले लूँ, ठीक है। आप उस पर लोन ले सकते हो, लेकिन आप जो है वो आपको पैसा जो है उससे नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो वो आपके पास कैश नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि बिज़नेस को कैश की भी बहुत सख्त ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे आपके पास एसेट्स जो आपके पास होते हैं, टोटल एसेट्स आपके पास क्या होंगे, करंट एसेट्स प्लस नेट फिक्स एसेट्स। So while total assets is in sense represent the current value of a business, they do not necessarily represent the resale value or the liquidation value of the business. So आपके पास टोटल एसेट्स हैं वो आपके इन सेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, करंट वैल्यू ऑफ अ बिज़नेस। जो आपकी करंट वैल्यू है आपके बिज़नेस को, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो ये आपकी जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हो रीसेल वैल्यू आपकी, ठीक है, कि आपकी रीसेल वैल्यू क्या होगी, आपकी जब आप बिज़नेस को बेचेंगे तो आपकी जो है ना वैल्यू क्या होगी, या आपकी लिक्विडेशन जो है ना जब आप लिक्विडेट करेंगे या अपनी बिज़नेस को बेचना शुरू करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो टोटल एसेट्स जो होती हैं आर द वैल्यू ऑफ द बिज़नेस, जो इट्स एज सीन्स फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द करंट ऑपरेटिंग बिजनेस। जो आपके पास टोटल एसेट्स हैं वो आपकी वैल्यू है बिज़नेस की, जो एक पर्सपेक्टिव से जो आप कंट्रीब्यूशन आप जो आपने बिज़नेस में किया हुआ है अपने ऑपरेटिंग बिजनेस में करंटली, उसके पर्सपेक्टिव से जो है आप उसको जो है वर्थ करते हो टोटल एसेट्स को, ठीक है। सो लायबिलिटीज़ आपके पास कौन सी होती है, लायबिलिटीज़ मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले, क्या लायबिलिटीज़ हमारे एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या उसकी ज़िम्मेदारी होती है एक बिज़नेस की, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास कौन सी होती हैं, अकाउंट्स पेबल है, ठीक है। अकाउंट्स पेबल आपके पास कौन से होते हैं, जस्ट एज देयर आर अकाउंट रिसीवेबल, जिस तरीके से हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल होते थे कि हम उधार पे चीज़ें बेचते थे अकाउंट रिसीवेबल पे, ठीक है, और हम उसे कैश कंसिडर करते थे क्योंकि हमने उधारे पे चीज़ें बेची हुई थी, हम कंसिडर कर होते थे कि हमें हमारा पैसा मिल जाएगा। इसी तरह हमारे अकाउंट्स पेबल पे ये होता है कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो अकाउंट्स पेबल है वो हमें उधारे पे जो है हम लोगों ने जो चीज़ें अगर हम परचेज़ करते हैं किसी बिज़नेस से, ठीक है, जाके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी से जाके जो है ना इन्वेंट्री परचेज़ कर रही हूँ, उसमें मैं ले रही हूँ बुक्स ले लेते हैं, बुक्स की जो है ना मैं जाके इन्वेंट्री परचेज़ कर रही हूँ और मैं जो हूँ उसमें उससे कहती हूँ कि मैं आप मुझे उधारे पे दे दें और मैं आपको जो हूँ आपका पैसे आपके जो है आपको दे दूँगी विद इन 30 और 60 डेज़, ठीक है, क्रेडिट टर्म्स पे मैं ले लेती हूँ। सो उसमें जो है वो मुझे मिल तो जाएंगी मगर मुझे उसमें लिखना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट में अकाउंट्स पेबल के तौर पर मैं उनको जो है उनको ज़ाहिर करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक पैसा उसका पे नहीं किया हुआ, क्योंकि जब मैं उसको पे करूँगी तो तब जो है मैं उसको यहाँ जो है यहाँ से रिमूव करूँगी। सो यहाँ पे अभी अकाउंट्स पेबल में क्या मैं लिखूँगी, अपना जो मैंने उधार की जितनी लिया हुआ है पैसा मैंने देना है मैं वो लिखूँगी। सो यहाँ पे हम अकाउंट्स पेबल अब क्या होगा हमारा, वो जो हमने उधार पे चीज़ें ली हैं, सही। अदर करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास कौन सी होती हैं, अदर ऑल द लायबिलिटीज़ विच आर ड्यू विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। जो तमाम लायबिलिटी हर किस्म की लायबिलिटी जो हमारे पास जो एक अकाउंटिंग ईयर में हमारे पास जो है ना ड्यू होती हैं, विच आर नॉट सेपरेटली लिस्टेड, जिनको हम अलग से लिस्ट नहीं करते, वो हम इसमें लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास अनपेड सैलरीज़ भी आ जाती हैं। अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ नहीं दी हुई तो उसके भी जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर 2 महीने की नहीं दी हुई 3 महीने की नहीं दी हुई तो यहाँ पे हम अनपेड सैलरीज़ भी लिखेंगे। प्लस अगर मैंने किसी को इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट मैंने जो है अगर मैंने किसी से जो है ना लिया हुआ है कर्ज़ा और मैं उसमें इंटरेस्ट पे करना है तो मैं उसको भी यहीं पे लिखूँगी,
वो भी मेरी करंट लाइबिलिटी है, मेरा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने जो है पे करनी ही करनी है विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। और शॉर्ट टर्म लोन भी अगर मैंने किसी से 6 महीने का कर्ज़ा लिया हुआ है, 3 महीने का कर्ज़ा लिया हुआ है, तो वो भी मेरी करंट लाइबिलिटी बनता है। अच्छा, लाइबिलिटीज़ जो होती हैं हमारी टोटल करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं। टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है हमारे किस ज़ाहिर करता है कि ऑफ हाउ मच मनी अ कंपनी विल नीड इन द नियर फ्यूचर, कि कंपनी को इन फ्यूचर कितना पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। सो यहाँ पे इफ़ द टोटल जो है करंट लाइबिलिटीज़ अगर हमारी ज़्यादा हो जाएं करंट एसेट से, सो वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, हमारी जो होती है हमारी कंपनी की जो सिचुएशन है वो हमें एक वार्निंग शो कर रही होती है कि करंट एसेट्स हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है जितनी हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हमने ले इकट्ठी कर ली है। यानी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसको जो है ना विद इन 1 ईयर जो है उसको कैश को जो है अपनी लाइबिलिटीज़ को कैश के थ्रू जो है कवर अप कर सकें या फिर हमें अपनी पे कर सकें। ठीक है, तो ये हम अपनी उसमें बताते हैं कि हमारी जो करंट पोजीशन क्या है हमारी, कि अगर हम विद इन 1 ईयर अगर हमें पैसा पे करना पड़ जाए अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को, तो हम लोग हमारे पास कितना पैसा है या नहीं है। सही है, सो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो हमारे करंट एसेट ज़्यादा होने चाहिए बनिस्बत हमारी करंट लाइबिलिटीज़ की। सो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। While in daily life, having debt, especially credit card debts, is usually not a good thing. The proper use of long-term loan is an essential part of many business activities. It is, for example, very rare that a company has enough cash to build new state-of-the-art manufacturing plant. The idea is of course that you earn more than you pay in interest. This is somewhat similar to buying a condo with a mortgage. अच्छा, इसमें लॉन्ग टर्म डेप्थ हमारे पास ये होता है कि जो हम लॉन्ग टर्म में जो है ना किसी जो है कर्ज़ा ले लेते हैं बैंक से, ठीक है, और हम लोग क्रेडिट पे स्पेशली क्रेडिट कार्ड डेप्स हम लोग जो है ले लेते हैं कि हम जो है विद इन 5 ईयर्स पे कर देंगे, इज़ यूजुअली नॉट अ गुड थिंग। ये इतनी अच्छी कोई चीज़ नहीं है बिज़नेस के लिए। द प्रॉपर यूज़ ऑफ लॉन्ग टर्म जो है वो ये हमारे पास सबसे बेस्ट होता है कि हम लोग जो है ना एसेंशियल पार्ट ऑफ जो है ना मैनी बिजनेस एक्टिविटीज़ के जो है ना उसको हम फोकस करें और उसमें जो है पैसे की इन्वेस्टमेंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इसमें ये बहुत रेयर है कि अ कंपनी हैज़ इनफ कैश, एक काफ़ी कैश है कि वो बिल्ड कर सके न्यू स्टेट ऑफ आर्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। सो एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लगा रही है, सो वो जो है उसके लिए अगर वो पैसा लेना चाहती है बैंक से और उसको कहती है कि हम आपको इंटरेस्ट भी, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट पे वो कर्ज़ा देता है, वो वैसे ही कर्ज़ा नहीं दे देगा आपको। सो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप किसी जो है लॉन्ग टर्म अगर आपने डेप्ट लेना है तो आप ऐसी जगह पे लो जहाँ पे आप उसको अर्न करके उससे आप जो है पैसा पे कर सको। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, अच्छा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या आ जाता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ विच डू नॉट नीड टू बी रिटर्न विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं जिसको हम जो है विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर में जो है हम कम से कम जो है नहीं पे कर रहे होते, यानी कि 1 साल के अंदर हम जिनको नहीं पे कर रहे वो हमारी तमाम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी रॉयल्टीज़ होती हैं और या फिर किसी कंपनी का जो है कोई क्लेम है, जैसे यहाँ पे एस्बेस्टोस क्लेम, ठीक है, उसका क्लेम है कि जो है ना आपने मुझसे जो है ना कर्ज़ा लिया हुआ है तो आप मुझे पे करेंगे। लाइबिलिटीज़ हमारे पास कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ हमारे पास होती है टोटल करंट प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इफ़ द टोटल लाइबिलिटीज़ एक्सीड्स द टोटल एसेट्स, the company is most currently in some sort of danger, but there are exceptions to this, especially company in new hot industries like .com
और जेनेटिक्स। अच्छा, इसमें आपके पास ये है कि कंपनीज जो हैं, अगर उनकी टोटल एसेट्स जो हैं उनकी कम है और टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो उनकी ज़्यादा हो गई हुई हैं, तो कंपनी जो है सॉर्ट ऑफ डेंजर है। लेकिन यहाँ पे जो है जो दो .com और जेनेटिक्स का जो उन्होंने दिया हुआ है कि हॉट इंडस्ट्रीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है आपके पास ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो रिसेंटली अभी जो है बहुत इन है और बहुत पैसा कमा रही हैं। सो ये इतनी इन डेंजर नहीं है। सो इसका थोड़ा सा ना डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई इन्वेंट्री वाली कंपनी है जिसने जो है स्टॉक वगैरह जमा किया हुआ है और उसका जो है इस पे ज़्यादा चलता है, सो वो बिज़नेस उसका ज़्यादा इस पे है, तो वो ज़्यादा उसका एसेट होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन .com और जेनेटिक्स क्योंकि जो है वो एक सर्विस इंडस्ट्री है और वो आईटी में डील करती है, तो इसका थोड़ा जो है आपके बिज़नेस नेचर का डिपेंड कर रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपके पास जो होता है नेक्स्ट में आपके पास आ जाता है लाइबिलिटीज़ में। हम लोग नेक्स्ट रखते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी में हम दो को कंसिडर करते हैं। एक हमारे पास आ जाता है कॉमन स्टॉक और एक आ जाता है हमारे पास रिटेन अर्निंग। कॉमन स्टॉक हमारे पास क्या होता है? व्हेन अ कॉर्पोरेशन इज सेट अप और व्हेन इट नीड्स मनी एंड डिज़ायर्स टू डू सो, it can issue common stock. The amount received is entered under the item. Note that the value printed on the stock certificate may be quite different from what one actually pays. सही। तो यहाँ पे क्या है कि कॉमन स्टॉक जो है ये है कि आपका जो है आपके पास जो है कंपनी के शेयर्स होते हैं। कॉमन स्टॉक्स को हम लोग शेयर्स भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो है शेयर्स जो है ट्रेड हो रहे हैं किसी भी कंपनी के। सो वहाँ पे क्या है कि वो कंपनी की जो है मार्केट वैल्यू जो आपको बता रहे होंगे स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कंपनी की जो है वर्थ बता रहे होंगे। और दूसरी जो है आपके पास जो आपने जिस पे परचेज़ किए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है एक शेयर 25 रुपीज़ का होता है और आप शेयर जो है बल्क में परचेज़ करते हो, या तो 500 लोगे या फिर 1000 लोगे या फिर इससे ज़्यादा लोगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप शेयर्स जो है वो परचेज़ कर रहे हो, उसमें क्या हो रहा है कि आप जो कंपनी है वहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो फर्दर उसमें कंपनी के ओनर्स भी होते हैं जो कंपनी को स्टॉक को होल्ड करते हैं। सो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जब वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो वो उनके जो प्रिंटेड हैं स्टॉक्स की जो उनके पास सर्टिफिकेट है जिस पे लिखा हुआ है कि वो कंपनी के ओनर हैं और इतनी प्राइस में उन्होंने 25 रुपये में जो है शेयर परचेज़ किया हुआ है, वो और जो उनकी डिफरेंट जो एक्चुअल जो है कंपनी की जो अब उसकी शेयर की प्राइस है वो डिफरेंट हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि वो उस पर उन्होंने मे बी कंपनी के 25 रुपये पे ना हो उन्होंने ख़रीदा हुआ हो, उन्होंने जो है किसी से 25 में लिया हुआ हो सेकेंड, और वो जो है ना ये भी हो सकता है कि अब जो है वो जो स्टॉक है वो उसकी वो जो प्राइस थी वो कंपनी ने ही जो है मार्केट वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से स्टॉक शेयर होल्डर से ज़्यादा प्राइस मांगी गई। सो उसकी जो है वैल्यू होती है। दूसरा मार्केट वैल्यू भी होती है कि आप वो एक स्टॉक जो था 25 रुपये का उसने फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ किया था, अब उसकी वर्थ है वो 200 रुपये है पर एक शेयर की। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या है कि वो आपकी कॉर्पोरेशन के जो होते हैं, आपको जब पैसा की ज़रूरत होती है जब आपको, तो आप कॉमन स्टॉक्स इशू करते हो ताकि नए इन्वेस्टर्स आएँ, वो इन्वेस्ट करें और आप बिज़नेस को फर्दर ग्रो कर सको। और रिटेन अर्निंग आपके पास क्या होती है? रिटेन अर्निंग आपके पास होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास जो है ना वो बिज़नेस क्या करता है कि आपके पास जो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो कंपनी को जो है प्रॉफिट जो है वो और लॉस का वो देख रहा होता है, तो उसमें क्या वो देखता है अगर प्रॉफिट और लॉस में इन केस अगर उसके पास लॉस है तो वो नेचुरली क्या करता है, वो विद अ माइनस साइन, वो माइनस साइन लगा देता है। और अगर वो प्रॉफिट है तो वो क्या कहता है, ऐड कर देता है रिटेन अर्निंग्स को। ठीक है। रिटेन अर्निंग्स जो है आपके पास क्या होता है कि वो आपके पास सम अप ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस सिंस द इंस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी माइनस पेड आउट डिविडेंड्स। तो यहाँ पे वो जो है ना क्या करता है, आपके सेविंग्स हैं, सिंपल आप ये समझ लें कि वो सेविंग्स हैं,
कि वो आपके जो है जब वो कंपनी जो है वो ओनर्स को उनके शेयर दे देती है, शेयर को हम लोग लिखते हैं डिविडेंड, ठीक है। सो जब उनका जो है वो डिविडेंड दे देती है तो उसमें से कुछ पैसा बचा लेती है और बचा कर वो सेव कर लेती है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उसे फ्यूचर में नहीं मालूम होता कि फ्यूचर में अगर अगले साल वो कितना अर्न कर पाएगी। और बिजनेसेस का ये होता है कि वो फर्दर ग्रो करना चाहते हैं, तो ग्रो करने के लिए उनका इन्वेस्टमेंट करते रहना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा पैसा अर्न कर सकेंगे, सही। सो यहाँ पे रिटेन अर्निंग भी आपको समझ आ गया होगा। सो यहाँ पे लायबिलिटीज़ आपके पास क्या होती है, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, दिस इज़ द अमाउंट द कंपनी इज ओज इट्स शेयर होल्डर्स। तो ये कंपनी को जो है कंपनी क्या होता है कि ये आपकी जो कंपनी हमारी जो शेयर होल्डर जो है इक्विटी आपकी क्या शो कर रही होती है कि कंपनी ने कितना शेयर होल्डर से पैसा लिया हुआ है। नोट दैट फ्रॉम एन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, जो उसका ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, these debts have no impact on the daily running of the business since they do not need to repay। अच्छा, इसको ये है कि इसको डेली बेसिस पे या इसकी जो डेली रनिंग रूटीन है उसमें इनको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि इन्होंने इनको पे नहीं करना होता, ठीक है। इनको जो है ना मतलब ये नहीं होता कि ये कोई ऐसे है कि बार बार आ जाएंगे। साल के एंड में जो है एक शेयर होल्डर्स की जो है ना मीटिंग होती है, जिसमें वो जो है ना कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है अपने शेयर होल्डर्स को, और ये बताना होता है इन्होंने बिजनेसेस को कैसे ग्रो किया और किस तरीके से वो बिज़नेसेस को लेके चल रहे हैं, और ये कि वो बिज़नेस में कितने ग्रो कर रहे हैं। और शेयर होल्डर्स अपने मैक्सिमाइज़ करने के लिए उनके पास होता है कि वो उनकी वेल्थ के बारे में वो सोचते हैं कि शेयर होल्डर्स की वो चाहते हैं कि उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज़ हो, यानी कि उनके जो शेयर प्राइस है मार्केट में वो इंक्रीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो उनकी मार्केटेबल वैल्यू है, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उनकी जो है शेयर की वर्थ बढ़े, ठीक है। सबसे ज़्यादा उनका मेन गोल वही होता है, वो वही चेक करते हैं साल के एंड में या फिर क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली जो इनकी मीटिंग होती है, एनुअली मीन सालाना। तो उसमें वो ये लोग चेक करते हैं कि जो कंपनी है वो क्या काम कर रही है उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। सो उनका मेन पॉइंट ही होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि उनके शेयर की प्राइस इंक्रीज़ होती रहे। अच्छा, लायबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं, मैंने आपको बताया था लायबिलिटीज़ हमारे पास होती है टोटल लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी। सो एट सच दिस आइटम इज़ मेनली अ क्रॉस चेक फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस शीट। ये हमारे पास जो है ना हमारी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए भी होता है बैलेंस शीट में। इट मे बी एग्जैक्टली द सेम नंबर एज द टोटल एसेट्स ऑफ समथिंग रॉन्ग। अगर हमारे पास हमारे एसेट्स जो हैं और लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटीज़ जो होते हैं ना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी हम लोग करके चेक करते हैं। अगर हमारी लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी हमारी एसेट्स के इक्वल नहीं आ रही, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ हमने की हुई है, तो हम इसको रीचेक करते हैं, क्रॉस चेक करेंगे कि हमने कहाँ पे गड़बड़ की हुई है। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके सेम एज बैलेंस शीट है। जो आपके टोटल एसेट्स हैं वो आप चेक करें, ये आपके बन रहे हैं 19,800, और जो आपकी लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी है वो भी आपके पास जो है ना ये डाउनवर्ड एरर्स में आपको शो कर रही है 19,824 नंबर रो में, जी कॉलम में, ठीक है। सो यहाँ आप देखेंगे, और 14 नंबर जो टोटल एसेट्स है वो भी आपका 19,800 ही है, ठीक है। और ये इतना सिंपल सा है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सो यहाँ पे आप इसको देखें, यहाँ पे आपके पास जो है क्या है, करंट एसेट्स है, उसने आपको जो है ना शो किया हुआ है सर्कल में। कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री आपके पास क्या होती है, टोटल करंट एसेट्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना प्लांट्स एंड इक्विपमेंट में से आपने सब्ट्रैक्ट किया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। मैंने आपको बताया था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है आपकी हर साल में आपकी एडअप होती रहती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था 10,000 में से 5 इयर्स जो है ना उसकी लाइफ है एक मशीनरी की, तो आपने क्या करना है 10,000 में से डिवाइड करना है उसे 5 पे, और अगर आप ये सालाना कर रहे हैं तो आपकी जो है ना 5 पे 10,000 को डिवाइड करके 2,000 अमाउंट आएगी। 2,000 को है जो है उसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे उसकी 500 आई है, ठीक है, 500 ये उसके पहले साल की आई है या उसके दूसरे साल की आई है। सो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इसकी एडअप होती रहती है। सो यहाँ पे आप 500 के बाद देखिए 300 आया उसका जो नेट
फिक्स एसेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास आ गया नेक्स्ट, आपके पास टोटल जो एसेट्स हैं आपने ये देखे कॉलम नंबर 10 और 14 में, जो उसने आपके पास क्या जो है 10 में उसने करंट एसेट्स को प्लस किया हुआ है कॉलम नंबर 13 से फिक्स एसेट्स, जो आपका जो है रो नंबर 10 को रो नंबर 13 में आप देखें, उन दोनों को कॉलम जी में जाके चेक करें, दोनों को एडअप किया हुआ है और इसको टोटल एसेट्स में लिखा हुआ है रो नंबर 14 में। सो यहाँ पे आपके पास आ जाता है नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास आ गया दिस इज़ लाइक एन LAMC मैकल, और ये इसमें बताया हुआ है कि यहाँ पे इसने जो है ना एडअप किया हुआ सम इक्वल होना चाहिए आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, ये आपने चेक करना है इसका स्पेशली। वी शुड स्टार्ट जो है ना इसको हम लोग जो है ना देखना शुरू करते हैं लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी में। सो यहाँ पे आपके पास अकाउंट्स पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज़ आपके पास आप देखेंगे एडअप करेंगे तो आपके पास करंट लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। फिर आप उसको देखेंगे कि आप नेक्स्ट में जाके चेक कर लेंगे तो आपके पास आ जाता है आपके पास टोटल टर्म डेप्थ आप चेक करेंगे तो आपके पास जो है ना फर्दर आप एडअप करते हुए जाएंगे तो आपके पास कॉमन स्टॉक होल्डर्स में आप इसको ऐड करेंगे, टोटल शेयर होल्डर्स को आप लायबिलिटीज़ से ऐड करेंगे तो आपके पास देखेंगे टोटल लायबिलिटीज़ ऑफ ओनर्स इक्विटी और टोटल एसेट्स आपके पास सेम है। सो ये आपके पास आ जाता है बैलेंस शीट जो है वो हमें प्रोवाइड करती है अ स्नैपशॉट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। जो बैलेंस शीट है वो हमें प्रोवाइड कर रही है एक स्नैपशॉट, हमें एक शॉर्ट फॉर्म में स्नैपशॉट हमें दे रही है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का और कंपनी का। अब बैलेंस शीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे पास बैलेंस शीट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्योंकि वो हमें बहुत कुछ बताती है। सबसे पहले वो हमें कंपनी की एसेट्स बताती है और उसमें से उनकी लायबिलिटीज़ बताती है और ओनर्स इक्विटी बताती है। अगर हम एसेट्स को यहाँ पे बताते हैं, बार वो बता रहे हैं एसेट्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे लायबिलिटीज़ में से तो आपके पास ओनर्स इक्विटी आता है, ठीक है। और एसेट्स आपके इन होते हैं यानी कि अब वो एसेट्स आपने आपके कंपनी के अपने होते हैं, उससे पैसा आता है। लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो आपकी आउट होती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बिज़नेस की और वो उसने पेमेंट करनी होती है। और एसेट्स इज इक्वल्स टू, अगर आप लायबिलिटीज़ को ओनर्स इक्विटी के उधर लेके चले जाएंगे तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी बन जाता है, जिसका मतलब ये है कि एसेट्स आपके इक्वल्स होने चाहिए ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़ के, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर और यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। सो इंशाल्लाह अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन आंसर का जो है ना 30 मिनट्स का सेशन कर लेंगे, ठीक है। ओके चले, ठीक है, खुदा हाफ़िज़।